चलो अब क्या कहते हैं, हम जो पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। बायट सर्वेट लॉ सबको याद है? बायट सर्वेट लॉ क्या बोल रहा था कि अगर आपके पास एक वायर है, इसकी एक छोटी सी लेंथ है dl, उससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है dv इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी से हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उन्हीं दो फॉर्मूले की न्यूमेरिकल्स हमको करना है। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर आपकी वायर स्ट्रेट हो, वायर कैसी हो, स्ट्रेट हो, स्ट्रेट मतलब पता है बिल्कुल सीधी वायर हो, और उससे परपेंडिकुलरली मतलब सीधा ही डिस्टेंस पे अगर आपको आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता था म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों में फर्क पता है। इसमें केवल छोटी सी लेंथ की वजह से है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। और कितने डिस्टेंस पे आर और कितने एंगल पे 90, यहाँ पे एट एनी एंगल, यहाँ पे 90। और इस फॉर्मूले को भी हमने ड्राइव किया था एक और फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला क्या होता था कि b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये वाला फॉर्मूला याद है किसी को? ठीक है, दोनों फॉर्मूले में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला था वो आपका तब था जब आपकी जो वायर थी ना वो फाइनाइट वायर थी। क्या थी? फाइनाइट वायर का मतलब समझते हो? वो वायर जो कि बहुत छोटी होगी और जिसका एंगल कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लो ऊपर का एंगल 30 डिग्री होगा, नीचे वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो आराम से इसको देख पा रहे हैं। तो साइन फाई 1 की जगह कितना जाएगा? 30 डिग्री। साइन फाई 2 की जगह क्या जाएगा? 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है। और बाकी तो ये वैल्यूज गिवन होंगी। तो ये था फाइनाइट वायर के लिए। जब आप फाइनाइट की जगह कौन सी वायर ले लेते थे? इनफाइनाइट वायर। कैसी वायर? इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के केस में ये जो एंगल होता था कितने के बराबर हो जाता था? 90 के बराबर, ऑलमोस्ट 90, क्योंकि बिल्कुल ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो इस केस में ये भी साइन 90 हो जाता था, ये भी साइन 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 2, 2 से ये 2 कटा तो क्या गया? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है, बस इसमें 4 पाई आ रहा है, इसमें 2 पाई आ रहा है। अब वो 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 आया होगा और 2 से 4 क्या हो गया होगा? कैंसर। अब 2 क्यों आया ये तो पता चल गया होगा ना, साइन 90 प्लस साइन 90 की वजह से। तो ये 3 फॉर्मूला है और तीनों की तीनों फॉर्मूला एक ही टॉपिक के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ 2 आ जाएगा, ध्यान रखना, और फाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जल्दी एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो, फिगर 4.7, फाइन मतलब डीएल, छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं हम सीधे सीधे। सबसे पहला आपका है कि फिगर 4.17 शोज 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट्स ऑफ 10 एम्पियर ईच इन अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब आपके पास 2 वायर है और दोनों वायर में कितना करंट है? 10 एम्पियर। एक में ऊपर की तरफ होगा तो एक में कहाँ होगा? नीचे की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में कितनी की दूरी है? 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P मिडवे बिटवीन द वायर्स। कहां पे फाइंड करनी है? इन दोनों के वायर के बिल्कुल कहां? बीचों बीच। तो फाइंड क्या करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन मतलब ये पॉइंट मान लेते P, एट पॉइंट P। क्या ये चीज समझ में आई? 2 वायर थी, दोनों वायर में करंट था, दोनों में 10 एम्पियर था, डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ये फाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि छोटी सी लेंथ वाला तो है नहीं, क्योंकि उसने पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट। अब ध्यान लगाना, ये होगा इनफाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला होगा? इनफाइनाइट वाला। अब पहले आपको लग रहा होगा कि यार ये इनफाइनाइट वायर कैसे हो गया? ठीक है, तो फाइनाइट वायर होना चाहिए था। देखो 2 चीजों से पता चलेगा। अगर आपने मतलब उसने अगर आपको एक एंगल दे दिया है, क्या दिया है? एंगल, कि ये इतने एंगल पे बना रहा है, तो वो फाइनाइट वायर का होगा। राइट ना, उसने कोई एंगल नहीं दिया और पॉइंट P भी इसने बताया नहीं, बस बोला कि बीच में कहीं ले लो। अब ये P तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल नहीं बताया। दूसरी, अगर आप डिस्टेंस भी देखो तो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तो पता है कितना होता है? इतना। इसका आधा कर दोगे तो 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर अगर एक्चुअल बनाओ तो इतना आएगा, करीबन इतना आएगा। नहीं तो अब यहां से आप एंगल बना के देख लो कितना बनेगा, लगभग 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने जब आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया था, मैंने बोला था इनफाइनाइट वायर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि जो आपने पॉइंट लिया है उसके रेफरेंस में वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर यही आपका होता ना 5 नहीं 5 मीटर होता, तो फिर क्या इनफाइनाइट वायर होती है?
नहीं, क्योंकि वायर से 5 मीटर पता है कितना हो गया, इतना हो गया, फिर तो पॉइंट हो गया इनफाइनाइट, वायर तो बहुत छोटी सी हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो कौन सा क्वेश्चन है ये? इनफाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट वायर का क्वेश्चन है तो आपका फॉर्म लगेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, सही है, ये चीज क्लियर है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है हमको यहाँ पे, पहले समझ लेना वो कि इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक इस वायर की वजह से और एक इस वायर की वजह से। और इसमें जो सबसे ज्यादा टफ होता है वो ये फाइंड आउट करना कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों वायर की वजह से वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस होगी। कौन सा रूल लगेगा बताना जरा मैग्नेटिक फील्ड करने का? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल। तो इसको मान लेते हैं वायर 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं वायर 2। तो पहले वायर 1 का देखते हैं, याद है सबको? अंगूठा किसकी तरफ? करंट की तरफ, 4 उंगली किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये करंट ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो पी पॉइंट में कहाँ जा रही है वो? अंदर की तरफ। अंदर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? क्रॉस से। तो इस वाली वायर की वजह से तो क्रॉस बनेगा, सही है। फिर इसमें कहाँ जा रहा है? नीचे, नीचे जा रहा है ना, तो इस बार भी वायर के पीछे से आएगा और इस पॉइंट पे कहाँ आएगा? अरे नीचे देखो ना, इस वाले वायर इस पॉइंट पे देखो ना, इस पॉइंट पे तो वापस घूम के कहाँ आ रहा है? वो अंदर ही आ रहा है, इमेजिन हो रहा है। ठीक है, तो इस वाली वायर की वजह से भी अंदर है, क्योंकि इस वायर के वो राइट साइड में, इस वाली वायर के कहाँ है? वो लेफ्ट साइड में, इसलिए दोनों का एंगल क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। तो क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वायर 1 की वजह से वायर 2 की वजह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? प्लस होगी। ठीक है, तो मैं लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ बी इज सेम एट पॉइंट पी। तो पी पे क्योंकि पॉइंट सेम है, तो जो बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट I1, ये पहली वायर का 1 मानेंगे, अपॉन में 2 पाई R1, ठीक है, प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R2। सही है, ये वायर 1 के लिए हो गया है और ये वायर 2 के लिए होगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को प्लस करना पड़ेगा। सही है, अब मेरे को बताओ दोनों में करंट क्या सेम नहीं है? सेम है, तो मैं बोल दूंगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना है? 10। क्या दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम नहीं आएगा? आएगा ना, ये 5 और दोनों से ऐसे बीच में पड़ेगा, तो R क्या आएगा बताओ? 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर है, मीटर करने के लिए तो क्या आएगा? 2.5 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, और दोनों के लिए सेम आएगा, तो दोनों के लिए R भी सेम हो गया। तो ये पूरी क्वांटिटी तो सेम ही होगी ना, तो मैं क्या लिखूंगा बताना जरा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बताओ? इसको म्यू नॉट, इसको मैं 2 टाइम्स कर दूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि सेम ही क्वांटिटी 2 बार रिपीट हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R1। अब मैंने I1 I2 को भी I1 ले लिए, R1 R2 को भी क्या ले लिए? क्योंकि दोनों के डिस्टेंस भी सेम ही है। सही है, ये बात क्लियर होगी? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो BT टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताओ 2, म्यू नॉट की वैल्यू किसको पता है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन में 2 पाई इंटू में रेजिस्टेंस कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -2। पाई से पाई गया, 2 से 2 चला गया। ठीक है, क्या बच गया आपके पास? 40 इंटू 10 की पावर -7, नीचे बचा 2.5 इंटू 10 की पावर -2। पॉइंट घटा दोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा एक और। अब 25 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 8/5। अच्छा इसको एक और बार काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 की पावर -7 प्लस का 2, तो कितना आ गया? 16 इंटू 10 की पावर -5। तो इतनी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल, कहाँ पे? इसके सेंटर। ठीक है, आंसर सही है हमारा। उसमें 1.6 दे रखा है लेकिन पावर बढ़ा रहे। लो मैं आपको 7th क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है बायट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन निकालो मैग्नेटिक फील्ड की, किसमें? सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरिंग करंट I। मतलब एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी है? 2A साइड है इसकी। ठीक है, और इसमें कितना करंट है? I करंट है। कितना करंट है? I। और कहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड? इसके सेंटर पे। ठीक है, समझ में बात? क्लियर है? इसको इरेज कर दे अब तो। ठीक है, ठीक है, अब ये बताओ ये फाइनाइट का है इनफाइनाइट का है? ये फाइनाइट का है, क्योंकि इसमें एंगल आराम से पता चल जाएगा। क्योंकि उसमें पता है क्या दिक्कत आ रही थी? मैं यहाँ पॉइंट लूंगा तो एंगल अलग आ जाएगा, यहाँ एंगल अलग होगा, यहाँ पॉइंट ले लूंगा तो एंगल अलग आ जाएगा, हर पॉइंट पे एंगल क्या आ जाएगा? अलग। लेकिन इसमें अगर आप सेंटर में रखोगे तो एंगल एक ही बन सकता है।
जब आप इस तरह से बनाओगे, मान लो मैं इसी साइड की निकाल रहा हूँ पहले मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी साइड की, ए बी की। तो ए से मैं ऐसे कवर करूंगा, ए से कवर करूंगा, और इसमें से लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल लेते थे ना हम, याद आ रहा है आपको, ये होता था हमारा φ1 और ये होता था हमारे पास φ2, ये φ1 φ2। और आपको अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है तो स्क्वायर जो ये एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है डायगोनल से, याद है आपको, इस तरह से जो बनता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 का जस्ट आधा आधा कर रहे हो आप, तो कितना एंगल बनेगा बताना जरा। हाँ, तो φ1 भी कितना आ जाएगा 45, और φ2 भी कितना आ जाएगा 45। सही है, सही है कि नहीं, सही है ना। अब दूसरी चीज, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड थंब रूल। बताओ नीचे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर को, इस तरफ से बाहर को आ रही है, तो क्या आएगा डॉट। इस तरफ से भी कहाँ आ रही है बाहर को, इस तरफ से भी कहाँ आ रही है बाहर को, इस तरफ से भी कहाँ आ रही है बाहर को, तो चारों ही वायर की वजह से कहाँ को आ रही है, तो 4 बार सेम ही फॉर्मूला आएगा, 4 बार सेम ही फॉर्मूला आएगा। तो सेम फॉर्मूला 4 बार लिखने की बजाय मैं एक ही बार लिख दूं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। सही है, लग जाएगा फॉर्मूला। अब तो बस वैल्यू पुट करने हैं आपको, 4 से 4 कट गया, म्यू नॉट आई, आई है, करंट की वैल्यू आई दे रखी है, अपॉन में ये जो डिस्टेंस होगा ये निकालना पड़ेगा हमें। कितना होगा डिस्टेंस बताना जरा। अगर ये आपका है तो ये आपका 45 हो गया, ये आपका 90 हो गया, तो ये कितना होगा बताना जरा। इसका डिस्टेंस निकालने में तुमको थोड़ी दिक्कत आएगी। अब ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। कौन सा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। कैसे निकलेगा डिस्टेंस बताओ, देखो पहले ये पकड़ो, ये पूरी की पूरी साइड ले लो, ये कितना होगा 2 है, ये भी कितना होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो डायगोनल कैसे निकलेगा बताना जरा, पाइथागोरस थ्योरम। 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर क्या जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना आएगा 8a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 2a√2 ये आ जाएगा। सही है, 2a√2। तो ये पूरी साइड कितनी आ गई 2a√2। ठीक है, अब इसको भी मेरे को क्या करना है, हाफ करना है, यहीं से लिया था ना एंगल 45। अब ये कितना होगा, अगर ये पूरा का पूरा 2a√2 है तो यहां से लेके आधा कितना होगा, ये इसका आधा, तो कुल मिला के आपको क्या मिल जाएगा, ये इस तरह का ट्रायंगल मिल जाएगा ना एक, जिसमें ये होगा इस पूरे का आधा कितना होगा a√2 और ये पूरे का आधा कितना होगा a। तो अब ये कैसे निकलेगा पता है ना, फिर से क्या लगाओगे पाइथागोरस। इस बार माइनस में लगेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ये, √a√2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ। अरे वैसे भी हमने जानबूझ के फालतू का काम कर दिया, अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो ये तो स्क्वायर ही था ना, स्क्वायर के पैरेलली लाइन खींच दे सेंटर में तो क्या आएगा वो ए ही आएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आए। तो ये सब करने की जरूरत थी नहीं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते थे हम, पता नहीं कैसे नहीं लगा। ये अगर पूरा 2 है तो बीच में भी क्या बनाओगे तो क्या आएगा वो 2 है, उसका आधा ही तो लेना है, तो डिस्टेंस कितना आएगा ए आ जाएगा, कितना आएगा ए, तो क्या आएगा 4 से तो 4 कट गया, पाई ए साइन 45 प्लस साइन 45। अब बस वैल्यू को प्लस कर दो, निकाल दो आंसर, +1/2। इसको सॉल्व कर देना अपने हिसाब से, कर लोगे ना। रेशनलाइज सब करना पड़ेगा आपको, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए क्या आएगा ये 2√2, फिर 2√2 को क्या करोगे रेशनलाइज √2/√2, तो क्या जाएगा बताना जरा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, और यहाँ पे आया आपका 2√2 और नीचे क्या जाएगा √2 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल बचेगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए। ये आपका बुक वाला आंसर है। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर करेंगे न्यूमेरिकल आगे के कॉन्सेप्ट। इसकी इंक खत्म हो गई है यार। देखो आपको याद है हमने एक ये वाली डेरिवेशन करी थी कि किसी भी सर्कुलर सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद है डेरिवेशन करी थी जिसमें हमने छोटी सी लेंथ एलिमेंट ली थी dl, फिर उसको इंटीग्रेट किया था। तो इसके सेंटर पे किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2a या 2r, कुछ भी बोल दो। और ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे। स्ट्रेट वायर में फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस पाई आ जाता है, इसमें बस पाई नहीं आता। अब क्यों नहीं आता पाई, क्योंकि जब आपने इंटीग्रेट किया था तो आपने 2 पाई आर लिखा था, याद है, पाई से पाई कट गया था।
उस टाइम पे इंटीग्रेशन के टाइम पे, डेरिवेशन याद होगी तो पता चल जाएगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस उसमें पाई आता है, इसमें पाई नहीं आता। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2। ठीक है, अब राइट नाउ मैंने आपको बहुत टाइम लेके एक और चीज बताई थी कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या तो वो अंदर की तरफ होगी या वो बाहर की तरफ होगी। बताया था कि नहीं बताया था? एक मैंने रूल बताया था, नॉर्थ वाला साउथ वाला, याद है? पहले बैच वालों को तो नहीं बताया था, दूसरे लेक्चर को बताया था, क्लॉक रूल बताया था मैंने कहा था आपको ये मैच करना पड़ता है, किससे, एन से या फिर एस से। तो अगर मैं एस से मैच करूँ तो एस से मैच तो नहीं हो रहा है, किससे मैच होगा ये, एन से। ठीक है, एन से मैच हो रहा है, मतलब ये कौन सा पोल बना रहा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आती है, मतलब इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ होगी, बाहर की तरफ, तो इसलिए डॉट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक लूप का, किसका हो गया, एक लूप का। अब आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि आपको एक लूप ऐसे दिया होगा और एक लूप ऐसे दिया होगा। इमेजिन हो पा रहा है क्या है ये, प्लेन समझ में आता है? एक लूप आपका ऐसा है 3D में और एक लूप कैसा है, ऐसा है। समझ में आया कि नहीं है, आगे समझ में? नहीं तो किसी के पास फिर कड़ा चूड़ी है तो बताओ, फिर उससे ही पता चलेगा, नहीं तो और तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इस केस में हुआ क्या, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करो राइट नाउ अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी पहले वाले जो मैंने ये वाला लूप बनाया वो ऐसा बनाया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को थी, सही है। अब मैं अगर इस लूप को इधर शिफ्ट करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इधर की तरफ। ठीक है, और अगर इसमें मैं करंट चेंज करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। जैसे इसमें करंट चेंज करूँ तो साउथ बन जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि किसी भी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर ही, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ। ये बात समझ में आई? तो अब अगर मेरे को इस वाले लूप की, ये जो इधर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, या तो इधर या फिर इधर, ऐसे ही होगा। तो इस वाले लूप की, इसको मैं लूप 1 मान लो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लेता हूँ मैं, लाइट ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये लूप भी घूम रहा है ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड या तो होगी ऊपर को या फिर होगी नीचे को, सही है। तो वो आपकी मर्जी है, मैं मान लो ऊपर मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसको बोल दूँ तब B2, क्या बोल दूंगा, V2। ये 2 वायर होगी, ये पहली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी, मतलब ये जो वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो वायर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ऊपर को है। पर दिक्कत ये है कि दोनों के दोनों एक ही एक्सिस में है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एकदम से मर्ज हो गई है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है वो सेम हो गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है? अरे वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो दो वेक्टर जब भी ऐसे लगते हैं तो क्या निकलता है, रिजल्टेंट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, बीच में कहीं। और उसका फॉर्मूला क्या होगा बताने जरा, क्या होगा, अंडर रूट, हाँ, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। लेकिन क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस पे है, तो वो टर्म हट जाएगी, कॉस 90 जीरो होता है। तो इसके बाद जो आप टर्म लिखने वाले थे 2B1 B2 कॉस थीटा, ये टर्म पूरी हट जाएगी। तो कुल मिला के यही आपको निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? तो यही क्वेश्चन आपको दे रखा है किसमें, पेज नंबर 84 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं और करते हैं। तो आपको क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल वायर्स P एंड Q। तो P वायर ऐसी है, ठीक है, इसमें करंट बाहर को है I, ये P हो गई, और Q वायर ऐसी है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे है और यहाँ पे Q है, ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड दे रखा है और यहाँ पे डॉटेड दे रखा है, मतलब ये पीछे वाली साइड होगी। ठीक है, दोनों में करंट I है, I और I हो गई ये बात, ठीक है। परपेंडिकुलर है, कॉमन सेंटर है, ये हमने कर दिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। कह रहा है इसके कॉमन सेंटर पे क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड। अब दो तरीके बताता हूँ, अगर आपका ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा तो आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगी, एक का इधर बना दो एक का ऊपर बना दो, ऐसे ही होगा। इस वाली की वजह से ऊपर की हो जाएगी, इस वाली की वजह से सामने हो जाएगी, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों की भैया मेरे को गलती करनी ही नहीं है, मेरे एक भी मार्क्स से कटने चाहिए, तो फिर तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा पहले, ये फाइंड आउट करने के लिए कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली में है किस तरह। ठीक है, अगर आप ये देखो तो ये कैसे लूप बन रहा है पता है आपको, पीछे की तरफ क्या है ये डॉटेड है, दिख रहा है, और आगे की तरफ कैसा है ये ऐसा है। तो अब बताने कौन सा वाला पोल बन रहा होगा, अगर इसमें मैं नॉर्थ बनाऊं तो नॉर्थ बन रहा है ना, ठीक है, तो मतलब इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। इसको मैं बोल दूंगा BP, क्या बोल दूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P कॉइल, P नहीं सॉरी, ये तो Q की वजह से था ना,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू कॉइल। सही है, ये बात समझ में आ गई। फिर हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो इसको आप देखोगे तो इस तरह का बना रखा और ये पीछे की तरफ डॉटेड है, तो मतलब ये आगे वाला पार्ट हो गया और ये पीछे वाला पार्ट हो गया। कौन सा बन रहा है बताना जरा। साउथ तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है यहाँ पे भी, नॉर्थ बन रहा, मतलब ऊपर की तरफ होगी ना। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऊपर की तरफ कैसे आएगी, इसको क्या लिख देंगे हम, बीपी। तो अब मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, एक है आपके पास बी क्यू और एक क्या है आपके पास बीपी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, जिसको मैं बी आर बोल दूंगा, रिजल्टेंट। तो बी आर का फॉर्मूला क्या होगा बताना, अंडर रूट क्या होगा, बी क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, यही होगा। और दोनों के ही सेंटर पे, और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई बाई 2a। और यहाँ पे ए रेडियस दिया है या आर दिया है, रेडियस आर दिया है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या जाएगा 2r। सही है, दोनों का फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम आएगा क्योंकि दोनों में करंट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो जब भी सेम आता है तो मैं बोलता हूँ कि इसको क्या मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं हम क्या, x। सही है, क्योंकि x लेट नहीं करोगे तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा। इससे बढ़िया मैं x लेके सॉल्व कर लेता हूँ। तो बी आर क्या आएगा बताना, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा 2x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x रूट 2, और x की वैल्यू अब पुट कर दो, कितनी आएगी म्यू नॉट आई बाई 2r रूट 2। तो इतनी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। सही है, इतनी चीज क्लियर है, बोलो इतनी चीज क्लियर है। अब जो बुक में जो आंसर आया है उसने पता नहीं इसको काट दिया है, रूट 2 को 2 से काट दिया, इसलिए वो नीचे रूट 2 आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही आना चाहिए वो। ठीक है, फिर बोला एंगल बताओ, तो एंगल तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा 45। ये ध्यान रखना, जब भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी या रिजल्टेंट निकालते हो तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी पड़ते हैं। तो राइट नाउ आपने मैग्नीट्यूड निकाला, आप डायरेक्शन निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो। याद है किसी को फॉर्मूला कौन सा था, tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। जब आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा तो पहले हम लॉ में ये वाला फॉर्मूला था, बट राइट नाउ ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिजल्टेंट मतलब दोनों ही वेक्टर इक्वल है, तो रिजल्टेंट बीच में बनेगा, एक्जैक्टली बीच में। तो कितना आ जाएगा 45। तो सीधा सीधा बोल दो बीटा क्या होगा 45। आगे आंसर, ठीक है। ये डायरेक्शन बताता था रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 26। तो इसमें आपको दो कॉइल दे रखी है, एक है पी कॉइल और एक है क्यू कॉइल। ठीक है, परपेंडिकुलर है, कॉमन सेंटर है, ये हमने कर लिया। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है एट दी कॉमन सेंटर ऑफ द कॉइल, ये भी ठीक है। अगर इनमें करंट आई और रूट 3 आई है, मतलब इस बार इस वाली वायर में तो करंट आई दे रखा है और इस वाली वायर में करंट कितना दे रखा है रूट 3 आई, करंट डिफरेंट हो गया। ठीक है, बाकी चीजें एग्जैक्टली क्या रहेगी सेम। फिर से इस वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी सामने। ठीक है, इसको मान लेते हैं बीपी, ये नहीं सॉरी बी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। और इस वाली वायर की वजह से ऊपर होगी, जिसको हम बोलेंगे हम क्या बीपी। तो रिजल्टेंट बनेगा कहाँ पे, बीच में। अब इसी चीज को मैं अलग से बना देता हूँ ताकि थोड़ा अलग अच्छा सा दिखे। तो ये आ गया बी क्यू बीपी और बी आर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब किसी भी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2a। सही है, और इस बार डिस्टेंस कितना दे रखा है r दे रखा है, तो ये a की जगह क्या जाएगा r आ जाएगा। सही है, इतनी चीज क्लियर है। करंट डिफरेंट है, तो इस बार अगर आप इस वाली वायर के लिए निकालोगे, ये जो जिस पर आई करंट है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी म्यू नॉट आई बाई 2r। सही है, लेकिन जब आप Q के लिए निकालोगे, Q ये वाली वायर है और इसमें करंट है रूट 3 आई, तो इस बार थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट रूट 3 आई बाई 2r। सही है, एक में आई आएगा एक में रूट 3 आएगा, करंट सेम है, सॉरी करंट डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें क्या है एग्जैक्टली सेम है। सही है, तो इस बार जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। क्या अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, नहीं, अभी भी आप एक चीज कर सकते हो, क्या आप इसको x बोल सकते हो, ये क्या है आपका x है, तो इसमें भी तो ये क्वांटिटी आई रही है, तो ये क्या हो जाएगा ये बताना जरा, रूट 3x होगा कि नहीं होगा बताओ। रूट 3 तो अलग है, बाकी सारी चीजें क्या एग्जैक्टली सेम ही तो है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या आएगा बताना जरा, अंडर रूट बीपी कितना माना मैंने x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा रूट 3 का x का स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ, x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2x।
टू एक्स की वैल्यू क्या बनी थी, ये तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, 2 से 2 कट जाएगा तो म्यू नॉट आई बाई r, इतनी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। हाँ, पाई इसके फॉर्मूले में आता ही नहीं बेटा, पाई ये वाले फॉर्मूले में आता है, स्ट्रेट वायर वाले। सही है, समझ में आया? सारी चीजें एग्जैक्टली सेम ही थी। डायरेक्शन और निकालना है आपको, क्या निकालना है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास एक वेक्टर ये है, जो हमारे पास कितना है, बी क्यू, कितना है बी क्यू, जो कि किसके बराबर था, √3x, सही है। और एक वेक्टर ये है, कितना है ये, बीपी, जिसको हमने क्या मान लिया था, इस पूरे को x मान लिया था, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं x। रिजल्टेंट कहाँ पे, यहाँ पे है ना, बी आर, तो रिजल्टेंट के एंगल को ही बीटा बोलते थे, यही निकालना होता था। एक तरीका है वेक्टर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, वही वाला बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कोस थीटा। एक होता है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्या होता है कि अगर इस बीपी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, क्या कर दूं, ये बीपी वेक्टर को मैं यहां पे भी तो बना सकता हूं, बना सकते ही नहीं बना सकते। अगर आपको ये बात पता है तो आपने 11वीं क्लास में पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन को समझ लिया था, उसमें भी यही किया था, यहां जो वेक्टर था उसको शिफ्ट किया था तभी पैरेललोग्राम बना था। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब अगर ये बीपी है तो ये भी क्या होगा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एक्स। तो क्या मेरे को अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू नहीं पता, पता है ना। अब तो मैं सीधा फॉर्मूला सकता हूँ टेन बीटा का, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही फॉर्मूला होता है। बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीपी जो क्या है एक्स, बेस क्या है बी क्यू जो क्या है √3x, एक्स से कट गया क्या बच गया 1/√3, और 10 में 1/√3 कब आता है 45, 45 पे ही आता है, नहीं 30 पे आता है। हाँ, तो ये आंसर आ गया, समझ में आया? बिना फॉर्मूला लगाए जस्ट बाय कॉमन सेंस हमने एंगल निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ये वेक्टर आप तब तब शिफ्ट कर सकते हो जब जब 90 डिग्री हो, क्योंकि तब तब 90 डिग्री होगा तो सीधे फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, क्लैरिटी आई? चलो इसका 6th क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, तो मैं ही करा लेता हूं। चलो, एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर दिख रही है आपको, ये स्ट्रेट वायर है और इसकी लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ है इसकी, π/2 मीटर, कितनी है, ये जो L है ये π/2 मीटर दिया हुआ है, L की वैल्यू π/2 मीटर। ठीक है, इस बेंट इनटू सर्कुलर शेप, इसी वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एक सर्कुलर शेप में। ठीक है, कन्वर्टेड। अब इससे क्या चीज पता चली, लेंथ की वायर थी, ये दिया था, कन्वर्ट किया था, सरकमफेरेंस कितना आया था π/2। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। ठीक है, इसको 0 पॉइंट लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल 1/4 ही रखेंगे। ठीक है, आगे क्या गिवन है, इफ द वायर वर टू कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कह रहा है कि अगर इस वायर में कितना एम्पियर करंट होता, 5 एम्पियर करंट होता। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट, पहले तो पहला पार्ट अलग है, बिफोर बेंडिंग, कह रहा है पहले बेंडिंग से पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दो पार्ट है, क्वेश्चन आंसर इसमें एक ही दिया है लेकिन दो आंसर होंगे। तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा, बी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, याद है ना सबको, यही फॉर्मूला होता है स्ट्रेट वायर का। सारी वैल्यू हमको गिवन है, म्यू नॉट की जगह क्या जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, तो 5 निकल जाएगा अपॉन में 2π, और r कितने डिस्टेंस पे बोल रखा है इसने, अच्छा डिस्टेंस तो उसने दिया ही नहीं, डिस्टेंस की जगह क्या बोल रखा है, एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.01 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम इट। ये तो काफी खतरनाक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया इसने, बोला इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालो उस डिस्टेंस पे जो कि इस सर्कल के रेडियस का 0.001 टाइम्स है। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे फिर और समझ पाएगा। ठीक है, तो हमने अच्छा काम ये किया कि हमने रेडियस पहले ही निकाल लिया है, अब हमको वो पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं पॉइंट इधर ले रहा हूं क्योंकि इधर तो जगह नहीं है, तो ये जो पॉइंट मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट कितना दिया है बताना, ये r कितना होगा 0.001, ऐसे ही बोल रहा है उसने, टाइम्स, टाइम्स होता है मल्टीप्लाई किसका, रेडियस का, रेडियस का मतलब इसका 1/4। अच्छा 0.1 है, ठीक है, समझ में आया? तो रेडियस कितना आएगा बताना जरा, 0.01/4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब निकल गया r, अब इस r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा बताना जरा। अच्छा वहाँ कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया तो स्मॉल ही कर देते हैं इसको, कितना आएगा 0.01/4, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 2 2 × 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4
4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू में 2, ये वाला 2 पर गया, नीचे आएगा 0.01, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5 टू जब भी 10 ही होता है तो 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू में 10 इंटू में 100, तो 10⁻³ हो जाएगा ये। 4 इंटू 10⁻⁷ प्लस का 3, तो आएगा आंसर 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, सही है, समझ में आया। बस एक ही चीज कॉम्प्लिकेटेड कर दी इसने, इस बार इसने डायरेक्ट मेरे को डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस को घुमा फिरा के दिया इस बार। ठीक है, अगला पार्ट बहुत सिंपल है, कह रहा है कि भैया इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो अगर करंट की वैल्यू सेम रखो। तो इस बार भी करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर ही है, बस इस बार क्या चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला होगा इस बार μ0I/2R, पाई नहीं आएगा इस बार, इसका चेंज आ जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट इस बार भी 5 ही रहेगा, 2 और R इस बार तो सर्कल का रेडियस आएगा जो कि है आपके पास 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 इंटू में 4, तो 5 2 जा 10 होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू में 10, तो 4 पाई इंटू 10⁻�6। बस इसको सॉल्व कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सॉल्व। 4 पाई की वैल्यू रखना 3.14 इंटू 10⁻�6, तो 4 3 जा 12 होता है, 12.4 जा 4 इंटू 10⁻�6, ये आंसर आ जाएगी टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल के सेंटर पे। तो 2 क्वेश्चन थे, एक स्ट्रेट का एक सर्कल का, थोड़ा सा फर्क था इसमें। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ खाली, न्यूमेरिकल आपको खुद ही करना है। ठीक है, एक बता भी दूंगा। और इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं इस चैप्टर से। क्या होगा क्वेश्चन, एक आपको ऐसे करंट दे दिया होगा, करंट कैरिंग वायर है जिसमें कुछ करंट होगा मान लो I, और इसके बगल में एक लूप दे दिया होगा, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, इस तरह का रूप दे दिया होगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड, 2 चीज पूछेगा, पहला तो टॉर्क ऑन लूप, ठीक है, और दूसरी चीज पूछेगा फोर्स ऑन लूप। ठीक है, अब ये फर्स्ट बैच वालों को एकदम से समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके अभी टाइम पे ये टॉपिक नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इस लूप में भी ना कुछ करंट होगा I, और वो करंट ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, इतनी चीज क्लियर है। इसमें जो डेरिवेशन लगेगी वो वाली है कि जब भी 2 वायर में करंट फ्लो होता है तो दोनों वायर या तो अट्रैक्ट करती थी या फिर क्या करती थी, रिपेल। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। और जब भी सेम डायरेक्शन में करंट होता था तो दोनों वायर अट्रैक्ट करती थी, और अपोजिट डायरेक्शन होता था तो दोनों वायर क्या करती थी, रिपेल करती थी। और उसका फॉर्मूला क्या था, याद है, μ0I1I2L अपॉन में 2πr, ये फॉर्मूला होता था 2 वायर्स के बीच में जो फोर्स लगता था, जो मैं आज ड्राइव कराऊंगा पहले वाले बैच में। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला। अब पहले क्वेश्चन का आंसर कभी भी आए ना टॉर्क, तो हमेशा आएगा 0, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई भी टॉर्क, क्योंकि टॉर्क लगाने के लिए 2 फोर्सेस चाहिए होता है और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने होते हैं। कैसे लगने होते हैं, अपोजिट, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगने होते हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब समझ में आ रहा है कि इसको इधर लगाना पड़ेगा तो इसको उधर लगाना पड़ेगा, जैसे इसको इधर, इसको इधर, क्योंकि अपोजिट फोर्स तो ये भी है ना, तो लेकिन इसमें क्या रोटेट करेगा, वो नहीं रोटेट करेगा, इसमें तो खिंच जाएगा वो। तो अपोजिट फोर्स मतलब प्लेन के परपेंडिकुलरली अपोजिट। ठीक है, राइट नाउ हुआ क्या कि ये वायर इसको तो क्या करेगी, इस वाले पार्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों में कैसा डायरेक्शन है, सेम है। इस वाले को क्या करेगी, रिपेल। तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। क्या इसको कभी भी रोटेट करा सकता है ये, बताओ, क्या इसको कभी रोटेट कर सकता है ये फोर्स, नहीं कर सकता ना। आप ये अगर लूप समझो तो इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, क्या कभी रोटेट होगा, नहीं होगा। रोटेट कराने के लिए इसको इधर तक करना था, इसको इधर। तो ऐसे न्यूमेरिकल में टॉर्क की वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है, टॉर्क हमेशा क्या आएगा, 0। निकालना होगा आपका फोर्स, क्या निकालना होगा, फोर्स। अब इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो ये, ठीक है। अब एक ही चीज चेंज होगी, अगर आप ध्यान रखो तो, क्योंकि इस वायर का करंट अगर I2 मान लो, इसको I1 मान लो, तो ये जो करंट है I2 यही पूरे वायर में फ्लो होगा। तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगाओगे तब भी I1 I2 आएगा। जब इस वायर के और इस वायर के बीच में फोर्स लगाओगे तब भी क्या आएगा, I1 I2 आएगा। दोनों में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम। एल भी दोनों की सेम रहेगी। क्या चीज का चेंज आएगा, केवल बस आर का, क्योंकि ये वाली वायर इस वाली वायर से थोड़ी सी पास में है और ये वाली वायर इस वायर से थोड़ा सा दूर में है। अब मेरे को ये बताना कौन सा वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, F1 या F2, कौन सा वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, F1 वाला फोर्स स्ट्रांग, क्योंकि F1 पास में है ना, बाकी सारे फैक्टर सेम है सिवाय R के।
तो बी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के ना, और यहाँ पे भी बी लिख दिया मैंने, एफ लिखना था यहाँ पे, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला बताइए। तो ये वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, ये वाला फोर्स वीक होगा, तो कुल मिला के वायर इस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई R2, और इसमें से म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई कॉमन आके क्या जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यही फोर्स का फॉर्मूला लगेगा और इससे आपका आंसर आ जाएगा कि कितना फोर्स है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आपके दिए हुए हैं, कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 93। जितने भी क्वेश्चन है सबके सब सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेंगे जो आपके स्कूल में कंडक्ट होंगे, क्योंकि बहुत बार आए हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इसको करना है।